हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट का पेडागोजी सेक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें 30 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर है 4 फरवरी 2023 का। इसमें हर एक क्वेश्चन के साथ उसका क्या क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम साथ में ही डिस्कस करेंगे, और किस किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या दिया है वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, all children do not get opportunities and time for play in their childhood. Assertion A था ये। Reason R, childhood is experienced differently by children depending on their social and culture context. सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता है। तर्क है इसका, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। तो ये बात, जो कथन है ये बिल्कुल सही है कि सभी बच्चे जो है खेलने का समय नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बचपन से ही कम एज में ही लगते हैं काम करने, जो लोग गरीब होते हैं, मजदूर वर्ग के लोग होते हैं। तो ये कथन सही है। और तर्क इसका ये है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। तो ये तर्क भी इसका सही है, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है, सबकी सोसाइटी एक जैसी नहीं होती है। हर स्टेट में अलग तरह की सोसाइटी होती है, हर जिले में, हर गांव में। और सबकी जो जिसका सबका कल्चर है, कस्टम है, सिविलाइजेशन है, वो अलग अलग है। तो हर बच्चा अपना बचपन अलग तरीके से जीता है, और उसका सबका एक अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। तो ये कथन ए और तर्क आर दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन वन। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंट? अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन एनवायरनमेंट। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि कोई भी चीज जहां पर इंग्लिश में, अगर क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं और पढ़ रहे हैं, तो जहां पर ओनली आ जाता है तो हम लोग ऐसे ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकते हैं। जहां पर ओनली आ गया तो समझिए वो ऑप्शन गलत है। और एक तर्क ये भी है कि सिर्फ इन्वायरमेंट पे हमारा जो है डेवलपमेंट वो डिपेंड नहीं करता है। दो चीजों पे डिपेंड करता है, आगे मैं बताऊंगी। सेकेंड ऑप्शन है, हेरिडिटी इज द ओनली फैक्टर इन्फ्लुएंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो यहाँ पर भी ओनली आ गया, तो इस ऑप्शन को हम लोग इलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि हेरिडिटी मीन्स होता है अनुवांशिकता। तो सिर्फ अनुवांशिकता ही हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करती, बल्कि कई सारी चीजें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, हमारे विकास को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन थर्ड है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड इन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। जो हेरिडिटी है, अनुवांशिकता है, और जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो दोनों एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं, और ये दोनों जो है एक बच्चे के विकास में सामान्य रूप से बराबर रूप से भूमिका निभाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, द रिलेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन फोर भी सही है, क्योंकि जो हमारा हेरिडिटी है, अनुवांशिकता है, और जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से होता है। तो बच्चे बच्चे जिस जगह से हैं, उनके माता पिता से उनको क्या मिला है, और वो किस समाज में है और किस इन्वायरमेंट में है, उसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। तो हर जगह का बच्चा एक अलग अपना अनुभव लेकर के आता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन थ्री एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थ्री है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल, सेकेंड यूनिफॉर्म, थर्ड लीनियर, फोर्थ स्टैटिक। जो हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, सिर्फ एक तरह से हमारा विकास नहीं होता है। ऑप्शन थ्री है लीनियर। तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक दिशा में तो होता है। दिशा का मतलब ये होता है कि पहले हम सेंसरी मोटर स्टेज में है, फिर प्री ऑपरेशनल में है, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल में है, फिर फॉर्मल स्टेज में है। जैसे कि और ये भी है कि हम पहले इन्फेंसी एज में है, उसके बाद हम लोग चाइल्डहुड में आते हैं, उसके बाद एडोलेसेंस में आते हैं, उसके बाद हम लोग एडल्ट होते हैं। तो ये एक दिशा है जो हर बच्चे के विकास में ये फॉलो करता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सब लोग एक ही तरह से, सबका विकास एक ही तरह से होता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। चौथा भी गलत है, स्थिर नहीं होता है, हमारा डेवलपमेंट कभी भी स्थिर नहीं होता है।
ठीक है, ये हमेशा हमारा डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मतलब हमारा जो विकास है वो अंदर से बाहर की तरफ होता है और वो मल्टी डायमेंशनल होता है। कई तरह से हमारा विकास चारों तरफ ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डैश एंड इच चाइल्ड फिर डैश। बच्चों के विकास की दिशा डैश होती है और प्रत्येक बच्चा डैश। तो ऑप्शन 1 है एक जैसी, अपनी गति से विकसित होता है। तो ये एक जैसी, ये तो सही है कि एक जैसी होती है और अपनी गति से विकसित होता है, लेकिन सेकंड ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं, अलग अलग अपनी गति से विकसित होता है। देखिए बच्चों का पहले पहले क्वेश्चन में, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया कि बच्चों के विकास की दिशा जो है एक जैसी होती है, मतलब जो हमारा एज है वो स्टेप वाइज, और जो हमारा डेवलपमेंट स्टेप वाइज होता है। पहले हम लोग छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग बचपन, बाल्यावस्था आता है, फिर किशोरावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था आता है। तो ये एक दिशा है जो एक जैसी होती है, सबकी होती है, लेकिन प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। वो अपने सोसाइटी के हिसाब से और जो इन्वायरमेंट है उस हिसाब से प्रत्येक बच्चा अपनी अपनी गति से। तो ऑप्शन जो है 2 गलत है, यहाँ अलग अलग है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 है एक जैसी, तो एक जैसी तो सही है, लेकिन ये समान रूप से विकसित होता है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि समान रूप से विकास हमारा नहीं होता है। दिशा एक होता है लेकिन समान रूप से विकास हमारा नहीं होता है, क्योंकि सबका अलग अलग सोसाइटी और इन्वायरमेंट है। ऑप्शन 4 गलत है क्योंकि इसमें अलग अलग है, और ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बच्चों के विकास की दिशा एक जैसी होती है और प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है, गति से विकसित होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। विकास का समीप दूराभिमुखी सिद्धांत किससे संबंधित है? ये एक सिद्धांत है विकास का जिसे हम लोग प्रोक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल कहते हैं। ये इसमें क्या होता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सेंटर, हमारे बॉडी का जो सेंटर पार्ट है उससे आउटवर्ड की तरफ होता है, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ होता है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ हमारा विकास होता है। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है या इमोशनल डेवलपमेंट से या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से या फिजिकल। तो इसका आंसर होगा फिजिकल डेवलपमेंट। हमारा जो विकास है तो अंदर से बाहर की तरफ डेवलप होता है, सेंटर टू आउटवर्ड डायरेक्शन। ये फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। शारीरिक विकास इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following agencies are important secondary agencies for socialization for adolescent? किशोरों के समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण द्वितीयक संस्थाएं हैं? पहला क्वेश्चन है मीडिया, किताबें, धर्म। दूसरा है परिवार, किताबें, कानून। तीसरा ऑप्शन है कानून, किताबें, परिवार। चौथा ऑप्शन है कानून, धर्म, परिवार। तो देखिए जो हमारा परिवार है ये हमारे सोशलाइजेशन का फर्स्ट एजेंसी है। तो जहां जहां परिवार है हम लोग उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 में भी परिवार है, ऑप्शन नंबर 3 में भी है, ऑप्शन नंबर 4 में भी परिवार है। तो ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मीडिया, किताबें और धर्म जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं उनके लिए सेकेंडरी सोशलाइजेशन का एजेंसी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टर्म फ्रेज डज पियाजे यूज फॉर मेंटल स्ट्रक्चर्स व्हिच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग? पियाजे मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? पियाजे जो है स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए हैं, जैसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कीमा, और जो है हमारे जो भी स्टेजेस हैं इन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट के, जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल स्टेज है डेवलपमेंट का।
ये जीन पियाजे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, जिसका एक मैं पढ़ाऊंगी एक वीडियो में। इन जो दो चार हमारे तीन चार जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो बिहेवियरलिस्ट हैं, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो हमारे हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में जो भी संरचनाएं, जो भी हम सोचते हैं, वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज वे में किसी घटना को, किसी चीज को किस तरह से अपने दिमाग में उसकी हम संरचना बनाते हैं, उसको याद रखते हैं। तो उस वर्ड को कहा क्या गया है? जो भी हम मानसिक संरचनाएं बनाते हैं, जिस प्रकार से हम सोचते हैं, उसे कहा क्या गया है? तो पियाजे ने इस चीज को स्कीमा कहा है। जिस भी घटना को, जिस भी चीज को हम लोग अपने मन मस्तिष्क में ऑर्गेनाइज वे में सोचते हैं, फिर उसको एक तरह से याद रखते हैं, संगठित रखते हैं, उसको स्कीमा कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर? निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है? ऑप्शन 1 है संवेदी चालक अवस्था। ये जो है 4 स्टेजेज हैं और इन्हीं चारों स्टेज को जीन पियाजे ने दिया था और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने बताया था। तो इसमें ये देखना है कि कौन सा सही है, क्योंकि 3 ऑप्शन इसमें गलत है। तो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है संवेदी चालक अवस्था, संरक्षण व क्रमबद्धता के कौशल। संवेदी चालक अवस्था जो होता है वो 0 से 2 साल तक का एज होता है, सेंसरी मोटर स्टेज इसको बोलते हैं। तो इसमें बच्चा जो है अपने सेंसरी ऑर्गन्स का यूज करता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो सीरियल वाइज किसी चीज को समझने लगेगा, क्या क्या चीज छोटा है या क्या चीज बड़ा है, उसको सीरिएशन वो नहीं कर पाएगा। ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, चीजों को मूर्त अवस्था में समझने लगता है। उसमें रीजनिंग का अभी शुरू के, जैसे इसकी जो एज होती है 2 से 7 वर्ष तक, प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो एज होता है वो 2 से 7 वर्ष का, 2 to 7 ईयर तक का होता है यह स्टेज। तो इसमें बच्चा जो है धीरे धीरे चीजों को मूर्त रूप में समझने लगता है। और लास्ट में क्या होता है कि जब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा पहुंचता है तो वो रीजनिंग, उसमें रीजनिंग विकसित होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर 2 है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये अभी इस स्टेज में ये नहीं आया होता है, वो किसी चीज को इमेजिन करके और तर्क नहीं लगा पाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ये स्टेज जो ये हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग है उसका, वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी 7 से 11 वर्ष की एज में आता है। ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू कंक्रीट प्रॉब्लम, तर्क का मूर्त समस्याओं को प्रयोग। ये ऑप्शन नंबर 3 जो सही हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा 2 से नहीं 7 से 11 वर्ष, इसका जो एज है वो 7 से 11 वर्ष का होता है। तो इस एज में बच्चा जो है थोड़ा थोड़ा तर्क करने लगता है और जो भी मूर्त रूप में चीजें हैं कंक्रीट रूप में उसको समझने लगता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्रतीकात्मक कार्यों की शुरुआत और जीववादी सोच। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है फॉर्मल एज में आती है। तो इस स्टेज में जीववादी एनिमिज्म इस स्टेज में नहीं होता है, ये चाइल्डहुड इस स्टेज में होता है, जब बच्चा 2 से 5 या 7 वर्ष के बीच में होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एबिलिटी टू एंगेज इन डिफर्ड इमिटेशन एंड मेक बिलीव प्ले इन पियाजे थ्योरी marks the transition from a sensory motor approach to the world to a cognitive based approach based on पियाजे के सिद्धांत के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। पियाजे ने सिद्धांत दिया है, जब भी कोई बच्चा संसार में अपना कोई भी रोल प्ले करता है, रोल प्ले नहीं मतलब कुछ भी वो करता है, जब बाहरी दुनिया में वो आता है तो जो भी अनुभव करता है, चीजों को देखता है, सोचता है, तो वो उस एज में
क्या अनुभव करता है और किस तरह से अपने दिमाग में किसी चीज को बैठाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। छोटे बच्चे होते हैं तो किसी भी चीज को देखते हैं, उसको अनुभव करते हैं, छू के कोशिश करते हैं, अपने सेंसरी ऑर्गन्स का यूज करते हैं, छू के महसूस करते हैं। तो उन्हें उनके दिमाग में एक आइडिया बन जाता है कि ये चीज ऐसी है वैसी है, कि कुत्ता है तो उसके 4 पैर हैं, बिल्ली है उसके भी 4 पैर हैं, लेकिन बिल्ली छोटी है, कुत्ता बड़ा है, हाथी है। इस तरह की चीजें जो भी वो देखता है, आदमी है तो कैसा है, कोई खिलौना है तो कैसा है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। वो जो जिस प्रकार का अनुभव करता है वो अपने दिमाग में उसका प्रतिबिंब बनाता है। और इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, जिसको पियाजे ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है, माहिरा believes that right and wrong are externally controlled and accept the rules of authority figures. At which level of Kohlberg's moral understanding is C? माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह प्राधिकारकों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। वह कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर है। कोलबर्ग जो है एक इन्होंने मोरल प्रिंसिपल दिया था। ये भी एक इनका भी एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी पूछे जा सकते हैं, सीटेट, यूपीटेट या एसटेट किसी भी एग्जाम में, केवीएस हो या डी ट्रिपल एसपी हो। तो इसमें इन्होंने चार चार स्टेजेस इनका भी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस स्टेज में कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा जब उसका डेवलपमेंट होता है तो वो क्या सोचता है। इसमें माहिरा का मानना है कि कोई जो सही और गलत चीजें हम लोग डिसाइड करते हैं वो सब हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है कि ये चीज सही है, ये नियम सही है और ये नियम गलत है। जैसे कि हमारा ट्रैफिक रूल्स है, तो हम लोग कुछ लोग ट्रैफिक रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये मतलब ये नियम सही है कि सब लोग कंट्रोल वे में गाड़ी चलाएंगे, रुकेंगे और किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा। तो कुछ लोग इसको सही मानते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं ये बहुत टाइम ले रहा है, 2 मिनट ही खड़ा होना होता है वहां पे, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि बहुत टाइम ले रहा है, भीड़ इकट्ठी हो जा रही है और आजकल गर्मी का सीजन है तो धूप भी बहुत हो जा रहा है। तो कुछ लोग इसको गलत मानते हैं। तो हम किसी भी चीज को, सोसाइटी जब किसी चीज को गलत या सही मानती है और उसके आधार पर जब कोई बच्चा उस चीज को स्वीकारता है और या फिर नहीं स्वीकारता है सोसाइटी के हिसाब हिसाब से, तो वो सिद्धांत कहलाता है उत्तर पारंपरिक। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 पोस्ट कन्वेंशनल, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पारंपरिक स्टेज। बाकी के सारे ऑप्शन गलत। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है। लेव वाइगोत्स्की भी इन्होंने सोशियो कल्चर प्रिंसिपल दिया था, जिसको बोलते हैं कि सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। इन्होंने ये बताया था कि जो भी बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है, जो भी बच्चा को सीखता है, समझता है, तो वो जो भी सीखता है अपने समाज से सीखता है, अपनी संस्कृति से सीखता है। इन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज पर बल दिया था कि जो भी हमारा विकास होता है, जो भी हमारा जो भाषा का विकास होता है, जो भी हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, तो वो हमारे समाज में जो भी चीजें हो रही हैं और संस्कृति है उससे अंतः क्रिया करके आती हैं। लेव वाइगोत्स्की का ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं सोशियो कल्चर थियरी, सोशियो कल्चर थियरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसमें जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो जहां भी आप लोगों को सामाजिक या सांस्कृतिक कुछ ऐसा लिखा रहेगा तो वो आप लोग समझ जाइएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब बाकी अनुकरण, संगठन, ये सब इससे संबंधित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, द आइडिया दैट लैंग्वेज फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय। यह विचार किस भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। यह विचार की भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो भाषा पर महत्वपूर्ण बल जो है सबसे ज्यादा इम्फेसाइज किया था जीन पियाजे ने। उन्होंने ये बोला था कि जो हमारा लैंग्वेज है, वो जो हमारी भाषा है, वो हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको बहुत इजी बनाती है।
तो इसका ऑप्शन नंबर जीन पियाजे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और ले वाइगोस्की ने सोशियो कल्चर थ्योरी दिया था, तो उन्होंने इसलिए इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सोशियो कल्चर, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया को ज्यादा महत्व दिया था। और हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, और लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया था, मोरल थियरी। तो ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही नहीं होंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ले वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ले वाइगोस्की का फिर देखिए तीसरा, या ये शायद तीसरा क्वेश्चन है एक ही एग्जाम में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरी है। तो मैंने बोला था जैसा कि ये तीनों ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएंगे, और वैसे भी सजा जैसा कुछ है नहीं हमारे टीचिंग फील्ड में, या जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, तो हम किसी को पनिश नहीं कर सकते, वो मना हो गया है। और रोट मेमोराइजेशन, नई शिक्षा नीति में इसको रोट मेमोराइजेशन को मना किया गया है। उसमें ये बोला गया है कि जो भी हमें सीखना है वो जीवन जीवन के अनुभव से जोड़ करके हमें करिकुलम तैयार करना है और बच्चों को पढ़ाना है। तो ले वाइगोस्की का जैसा मैंने बताया था कि सोशियो कल्चर थियरी इन्होंने दिया था, तो जहां भी सामाजिक या सांस्कृतिक उपकरण आ जाएगा तो वो क्वेश्चन और आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन शुड अ टीचर नॉट, क्वेश्चन में लिखा है नॉट, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नॉट कीप इन माइंड वाइल प्लानिंग असेसमेंट। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक टीचर को जब आकलन करना होता है या मूल्यांकन का जो भी हम लोग प्लान करते हैं, उस समय किस बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है, छात्रों की तैयारी का स्तर क्या है। तो छात्रों की तैयारी का स्तर तो हमें ध्यान में रखना होता है, तो ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें पूछा है कि क्या सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो हमको ढूंढना है कि किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 2 है, मूल्यांकन की कौन सी विधि मुझे शिक्षा शास्त्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। तो ये एक टीचर जरूर सोचता है कि जब भी हम किसी का इवेल्युएशन कर रहे हैं या कोई एग्जाम ले रहे हैं, तो हमें क्या सुपरविजन है, मतलब इससे बच्चों का क्या लाभ होगा। तो ये तो हमें ध्यान में रखना ही चाहिए। किसी भी बच्चे को, आप लोग भी टीचर बनेंगे तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग इवेल्युएशन कर रहे हैं, कोई एग्जाम ले रहे हैं या कुछ भी बच्चे को सिखा रहे हैं, उसके बाद जो हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, तो उनमें क्या परिवर्तन होगा और कितना, कहाँ तक उनमें सीखने की क्षमता का विकास हुआ है, कहाँ तक उनकी लर्निंग स्टेज जो है पहुंची है। और तीसरा ऑप्शन है, मैं छात्रों का नामीकरण व पृथकीकरण कैसे कर सकता हूँ। और चौथा है, अलग अलग छात्रों के सीखने की अवस्था के बारे में पता लगाने के विभिन्न तरीके क्या है। ये चौथा ऑप्शन में कहा गया है कि जब भी हम इवेल्युएशन करते हैं क्लासेस में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी एक बच्चे का एबिलिटी क्या है, क्या इंटरेस्ट फील्ड है, और किस तरह के सब्जेक्ट्स में या किस तरह की एक्टिविटी में उसको रुचि है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो दिमाग में होना चाहिए एक टीचर के कि बच्चों को सीखने का क्या स्टेज है, और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि उसने कितना सीखा है कितना नहीं। तो उसके कई तरीके होते हैं, किसी एक तरीके से हम किसी का इवेल्युएशन नहीं कर सकते हैं। ये ऑप्शन 1 2 3 ये पॉजिटिव वे में है, तो ये हमें क्वेश्चन में पूछा है नहीं, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर तीसरा गलत है, मैं छात्रों का नामीकरण व पृथकीकरण कैसे कर सकता हूँ। हम कभी भी इवेल्युएशन या असेसमेंट करते हैं तो हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उन्हें एक क्लास दे दें कि जैसे कि एक नाम दे दें कि अरे ये तो 0 नंबर वाला है, इसका कम नंबर आता है, या कि बच्चों में एक कंपटीशन नहीं पैदा करना है और उन्हें सेपरेट नहीं करना है कि इसको कम आता है या ज्यादा आता है, नंबर के हिसाब से हम उसे सेपरेट नहीं करेंगे। तो ये हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। एज ए टीचर कभी हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें अलगाव का कुछ ऐसा व्यवस्था करना है क्लास में, इसलिए हम टेस्ट ले रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। गलत है, इसीलिए सही हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि क्या नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, असर्शन एंड रीजन इन एन इंक्लूसिव classroom no curricular accommodation should be made for any child in the classroom region. Children do not learn effectively if flexibility is provided to them in the curriculum. एक समावेशी कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठ्यचर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए।
इसका तर्क ये है कि यदि पाठ्यचर्या में उन्हें लचीलापन प्रदान किया जाता है तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखते हैं। देखिए, कभी भी एक हम लोग रिजिड करिकुलम बनाते हैं तो उससे बच्चा सीख नहीं पाता है, और हमारा मेन मोटिव है एजुकेशन का सिखाना बच्चों को। तो हमारा जो करिकुलम है वो बहुत कठोर नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। और समावेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समावेशन का मतलब ये होता है कि इंक्लूसिव इंक्लूसिव क्लास, यानी हमारे क्लास में जो भी बच्चे हैं तो वो एक तरह के नहीं है। हमें सभी बच्चों को लेके चलना है कि किस तरह के हैं, कौन देर से सीखता है, कौन जल्दी सीख जाता है। तो समावेशन इसमें लिखा है कथन में कि नहीं किया जाना चाहिए, समावेशन किया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन ये कथन ए जो है गलत हो गया। और यहाँ पे लिखा है तर्क, यदि पाठ्यचर्या में उन्हें लचीलापन प्रदान किया जाता है तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखते हैं। तो ये तर्क भी गलत है। ऐसा नहीं है कि बच्चे सीखते नहीं है, थोड़ा बहुत लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इज नीडेड। ओके, तो ये कथन और तर्क, असर्शन और रीजन दोनों रॉन्ग है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंक्लूसिव एजुकेशन रिफर्स टू अ स्कूल एजुकेशन सिस्टम दैट फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, encourage education of children with special needs through exclusive to schools. 2, emphasize the need to promote the education of the girl child only. देखिए, हमको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, तो पहले भी बताया गया था, फिर से बता रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। जहां भी ओनली रहेगा उसे हम लोग रॉन्ग कर देंगे वो ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 ये तो गलत हो गया, ऐसे ही बचा पहला और चौथा। चौथा देख लेते हैं। Includes all children regardless of physical, intellectual, social, linguistic or other differently abled condition. बच्चों की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक या किसी प्रकार की अलग स्थिति के बावजूद सभी बच्चों को शामिल करना। जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है ये बीएड में पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट है ये इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जो भी हमारा क्लासरूम है उसमें हम every child is important and we can't harass anyone or ignore anyone. So this is very important to know the ability and interest of every child. Then हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ दिव्यांग बच्चे शामिल हो, क्योंकि हर तरह जो बच्चा एकदम सही है शारीरिक और मानसिक रूप से वो भी एक क्लास में शामिल हो सकता है समावेशी कक्षा में, और जो शारीरिक या मानसिक रूप से थोड़ा सा अलग है वो भी एक साथ सभी बच्चों के साथ पढ़ सकता है। तो ये चौथा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी बच्चों को शामिल करना। समावेशित करने का मतलब ये होता है कि सभी को साथ में लेकर के पढ़ाना, चाहे वो शारीरिक या संज्ञानात्मक या सामाजिक भाषिक रूप से अलग हो, तब भी हमें सबको एक साथ लेकर चलना है। इंक्लूसिव एजुकेशन और समावेशी शिक्षा का यही अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, a student has difficulty in sustaining her attention for a long time and becomes restless and cannot sit still. These characteristics hints towards which form of disability. एक बच्चा है जो बहुत टाइम तक अपना ध्यान बना नहीं पाता है क्लास में, और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है और इधर उधर हरकतें करने लगता है, अलग प्रकार की एक्टिविटी करने लगता है, वो ध्यान से क्लास में बैठ नहीं पाता है और पढ़ नहीं पाता है। तो ये किस प्रकार का विकलांगता है, ये किस प्रकार की डिसेबिलिटी है? तो एक डिसेबिलिटी होती है जिसे हम लोग कहते हैं कि ADHD। ये एक डिसऑर्डर है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, यह एक विकार है, ये सामान्य लक्षण नहीं है किसी स्टूडेंट्स का, किसी चाइल्ड का। इसे हम लोग कहते हैं ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। ये तो सीधे सीधे समझने और याद करने की चीज है, आप लोग पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, गिफ्टेड चिल्ड्रेन, फर्स्ट ऑप्शन डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम एनी पेडागोगिकल मॉडिफिकेशंस। ऑप्शन नंबर 2 should not be encouraged to take up complex tasks as per their interest.
ऑप्शन 3 कैन बी ऑलवेज आइडेंटिफाइड बाय हाई इमोशनल मेच्योरिटी एज कंपेयर्ड टू देयर पीयर्स। 4 है हैव स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स दैट ऑफन गेट इग्नोर्ड इन द क्लासरूम। प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं कि जो उनका जो ग्रुप होता है वो उसमें थोड़े से अलग होते हैं। वो हर काम को बहुत अच्छे से करते हैं और उन्हें हर चीजें कभी कभी कुछ चीजें उस सब्जेक्ट उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो इसमें लिखा है कि शैक्षणिक संशोधन से लाभ नहीं मिलता है। नहीं, जो भी अमेंडमेंट होते हैं हमारे एजुकेशन फील्ड में उससे बच्चों को लाभ मिलता है। और जबकि हमारे जो एजुकेशन फील्ड है, जो भी हमारा शिक्षण शास्त्र है, पेडागोजी पढ़ाया ही इसलिए जाता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाएं कि जीरो लेवल से हाई लेवल तक हर बच्चे को समझ में आ जाए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लाभ मिलता है जब भी हम अपने मेथड ऑफ टीचिंग में चेंजिंग करते हैं, उससे बच्चों को लाभ लाभ मिलता है और चेंजिंग किया भी इसीलिए जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन नंबर 2 है को उनकी रुचि के अनुसार जटिल कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 ये भी गलत है, क्योंकि जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो इसी उसी हिसाब से अपना पढ़ाई करेगा। वो किसी तरह से हतोत्साहित करने पर वो पढ़ाई नहीं करेगा। तो रुचि के अनुसार कार्य करने में मदद करनी चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग है। तीसरा है को अपने साथियों की तुलना में हमेशा उच्च भावनात्मक परिपक्वता द्वारा पहचाना जा सकता है। तो ये सही बात है कि जो बच्चा है प्रतिभाशाली है तो उसकी जो इमोशनल मैच्योरिटी होगी वो थोड़ा ज्यादा होगी। तो उसको हम लोग पहचान सकते हैं। क्लास में हम लोग अगर केयर करें, कोई टीचर अगर केयर करता है कि किस बच्चे की कैसी एक्टिविटीज है, तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन गिफ्टेड चाइल्ड है, कौन थोड़ा नॉर्मल है, कौन हाइपर एक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और 4 है कि नजरअंदाज कर दिया जाता है, उनकी विशिष्ट जरूरतें होती हैं। तो ये सही बात है, जरूरतें होती हैं लेकिन नजरअंदाज नहीं किया जाता है। हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बोलता है कि हर बच्चे को समान रूप से ध्यान देना है, सबकी एबिलिटी इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही क्लासेस चलाई जाएंगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द रॉन्ग आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 Dash is an example of assistive technology to aid mobility for students with locomotor disability. शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है? जो लोग फिजिकली डिसेबल हैं, जो लोग चल नहीं पाते हैं, उन्हें किस चीज का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 है कि बड़ी मुद्रित किताबें। जो शारीरिक रूप से डिसेबल है उसका हम किताब से कैसे उसका हेल्प कर पाएंगे, कहीं जाना है तो उनके लिए तो कुछ ऐसा चाहिए ना जिससे वो क्लास में जा सके। अगर सीढ़ी पे चढ़ना है तो कोई कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिससे वो चढ़ पाए। और सॉफ्टवेयर का भी इसमें कोई यूज नहीं है क्योंकि वो शारीरिक रूप से विकलांग है। और 4th है स्पर्श सामग्री, टेक्टाइल मटेरियल्स। तो जो लोग जिनकी रोशनी नहीं होती है, जिनके आंख में कुछ प्रॉब्लम होता है वो या फिर देख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए टेक्टाइल मटेरियल्स या एक अलग विधि से उन्हें पढ़ाया जाता है। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट आंसर। जो लोग शारीरिक रूप से जूझ रहे हैं, जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्हें व्हील चेयर पर या कुर्सी से ले जा सकता है। जैसे कि जिसका पैर सही नहीं है उन्हें व्हील चेयर से ले जा सकता है क्लास में। तो उसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइज मोटिवेशन टू लर्न। निम्न में से कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है? बहुत आसान या बहुत कठिन लक्ष्य चुनने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि, बाहरी कारक, विफलता से बचने की अभिप्रेरणा। तो देखिए, कोई भी काम जब हमें मोटिवेशन हमें तब मिलता है जब हम किसी काम को कर रहे हैं और खुद सेटिस्फाई हो। ये नहीं कि ऐसा होता है कि हम हमेशा समाज को, क्लास को, टीचर्स को सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं और खुद संतुष्ट हो ही नहीं पाते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जिस भी काम को कर रहे हैं उससे खुद सेटिस्फाइड हैं या नहीं। तो किसी कठिन लक्ष्य जो होता है वो बच्चे के कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वो उसके लिए इजी है या फिर टफ है, और वो एक बच्चा खुद चूज करता है अपने एबिलिटी के अनुसार और अपने इंटरेस्ट के अनुसार। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट राइट आंसर।
और ऑप्शन नंबर 2 लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद के संतुष्ट। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है कि जब भी हम कोई गोल बनाते हैं तो उसमें हम कितने इंटरेस्टेड हैं, कितने एबल हैं और अपने टारगेट गोल तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, हम सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि हमें मोटिवेशन तब मिलता है जब हम खुद सेटिस्फाइड होते हैं, ना कि कोई ऐसा एक्सट्रिंसिक फैक्टर, बाहरी कारक नहीं है कि कोई और प्रभावित हो रहा है कि नहीं, संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। नहीं, दूसरों के संतुष्ट होने से हमारा कोई फायदा नहीं होता है और हम खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर, ये भी हमारे विफलता से बचने की अभिप्रेरणा। ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, सही हो जाएगा। जब भी हम लोग फेलर का सामना करते हैं तो अगर हम लोग ये सोचे कि हमें बचना है, तब तो हमें फेलर से बचना है, तब तो हम कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, चिल्ड्रेन इन मिडिल क्लास स्कूल डू नॉट कंस्ट्रक्ट मीनिंग एक्टिवली थ्रू। मध्य विद्यालय में बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं करते हैं। मध्य विद्यालय का मतलब होता है कि 5 से 8 तक शायद होता है, ये कंफर्म नहीं है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो बच्चे हैं किस प्रक्रिया द्वारा सही से नहीं सीख पाते हैं या अर्थ का निर्माण नहीं कर पाते हैं, तो वो है कि बार बार वेधन, ये जो ड्रिल है, रिपीटेड ड्रिल है, उससे जो मध्य एज में क्या होता है कि मध्य स्कूल में क्या बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। हम बार बार उन्हें मेमोराइज करने के लिए या ड्रिल करने के लिए नहीं कह सकते हैं, बल्कि हम लोग को कुछ ऐसे एक्टिविटीज देने चाहिए जो वो खुद करें और उसको एक्सपीरियंस करें। तो प्ले हम लोग करवा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट विद मटेरियल्स उस ये भी करवा सकते हैं जिससे बच्चे सीखते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, सीखते हैं। और इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट, साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत, बातचीत करने से भी बच्चों का विकास होता है और वो अपने शब्दों का भंडार एकत्रित करते हैं, उनका वोकैब जो है तैयार हो जाता है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर 4 है वो सही नहीं होगा, बार बार एक ही चीज को ड्रिल करवाना वो सही चीज नहीं है, बच्चे उससे उतना अच्छा अर्थ का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंटेम्पोररी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन such as National Education Policy 2020 emphasize that learning in schools should be through। जो हमारा न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आया है 2022 में, जिस जो 34 साल बाद आया है, हमारा पहला एजुकेशन पॉलिसी था 1966 में, उसके बाद 1986 में आया था, उसके बाद 1992 में कुछ अमेंडमेंट करके आया था, इसके बाद 2020 में आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो वो किस पे जो है बल देता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका सबसे पहले जान लेते हैं कि के कस्तूरी रंजन जो इसरो के अध्यक्ष थे, जो मतलब ड्राफ्ट मैनेजर थे इसके, जिन्होंने मसौदा समिति तैयार की थी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी की, जो नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में इसका हुआ है, ये लागू हुआ है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। तो इसमें कहा गया है कि जो भी हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं वो उनके जीवन से जोड़ के पढ़ाएं। जो भी करिकुलम है, हमारा सब्जेक्ट है, बुक है, तो हम बच्चों को जो रियल लाइफ में जो घटनाएं होती है उससे जोड़ के उनको पढ़ाना चाहिए। तो इसका कंडीशनिंग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। 2 पैसिव इमिटेशन नहीं होगा, निष्क्रिय रूप में किसी भी चीज को हम लोग करते हैं तो और कॉपी करते हैं तो उससे बच्चा नहीं सीख पाता है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि बच्चे, जरूरी नहीं है कि हम डायरेक्टली कुछ कह दें और बच्चे करें ही, हमें उनके साइकोलॉजी को समझना होगा, बच्चों को उनके जीवन से जोड़ के पढ़ाना होगा। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है, खोज और अन्वेषण, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि बच्चों को डिस्कवरी और एक्सप्लोर करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए, जिससे वो खुद को अनुभव कर पाए और चीजों को सीख पाए और किसी भी चैप्टर को, करिकुलम को अपने सीख पाए जीवन से जोड़ के। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सामाजिक रचना कक्षा में होने वाले आकलन के संदर्भ में सही नहीं है। तो आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक समग्र हिस्सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 सही है।
आकलन कागज कलम परीक्षाओं के माध्यम द्वारा केवल, देखिए जहां पर केवल आ जाएगा उस ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। बाकी तो एक ही ऑप्शन हम लोग को जो सही नहीं है वही खोजना था। ये ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है क्योंकि इसमें केवल आ गया है, क्योंकि हमारा जो असेसमेंट है वो सिर्फ कागज और कलम के माध्यम से हम नहीं कर सकते हैं। हमारा असेसमेंट पूरे साल होता है, हमारे एक्टिविटी हम कैसे क्लास में अपने आप को डील कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं और क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कैसा हमारा बिहेवियर है, डिसिप्लिन है, तो हर तरह से हमारा आकलन किया जाता है, ना कि सिर्फ कागज पे लिख दिया एग्जाम हो गया साल के अंत में, तो उससे हम किसी बच्चे को हम लोग जज नहीं कर सकते हैं या फिर उसका इवेल्युएशन या असेसमेंट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द रॉन्ग आंसर। और बाकी ये तीनों सही है, तो सही नहीं बताना है, गलत बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, टीचर शुड एनकरेज चिल्ड्रेन टू शेयर देयर एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम। रीजन है चिल्ड्रेन कम टू स्कूल विद वैल्यूएबल एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग। शिक्षिकाओं को बच्चों को कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तो सही है कि हर बच्चे का अधिकार है कि वो जो भी अपना एक्सपीरियंस लेकर के क्लास में आता है, तो ये टीचर का ये काम होना चाहिए कि बच्चों को पूरा मौका दिया जाना चाहिए कि जो भी उसके मन में आइडियाज आ रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं और वो शेयर करना चाह रहे हैं तो उसको शेयर करने देना चाहिए। तो कथन ए वो तो सही है। रीजन देख लेते हैं, बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने के महत्वपूर्ण अनुभव लेकर के आते हैं। तो तर्क भी इसका सही है क्योंकि कोई भी बच्चा कोरा कागज नहीं होता है, वो मतलब अपने फैमिली से अपनी सोसाइटी से कुछ ना कुछ सीख कर ही अपने स्कूल में जाता है, तो उसका कुछ ना कुछ अनुभव होता है, इसलिए कथन ए और आर दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन स्टूडेंट्स एट्रीब्यूट दियर फेलियर at a task to dash and factors they are likely to put in more hard work। जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण और कारकों को मानते हैं तब वे कड़ी मेहनत में लगने की संभावना रखते हैं। देखिए जब भी हम लोग कोई काम करते हैं और उसमें फेलर का सामना करना पड़ता है, तो हम कभी कभी दूसरों को दोष देते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, लेकिन जब हम या कोई भी बच्चा जब मानता है कि जो भी कमी है वो मेरे अंदर है, उसको हम सुधार कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो जो है कि कड़ी मेहनत करता है और अपना जो भी सीखना है उसे उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, तो वो सीखता है। इसमें कहा गया है कि जब विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण, तो यहाँ पे हो जाएगा आंतरिक, यहाँ पे आंतरिक हो जाएगा, और नियंत्रण योग्य। नियंत्रण योग्य मतलब जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण आंतरिक और नियंत्रण योग्य कारकों को मानते हैं तब वे कड़ी मेहनत में लगने की संभावना रखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम इंटरनल काज देखते हैं तभी हम किसी चीज को ज्यादा ध्यान से करते हैं और सीख पाते हैं, और हम लोग कंट्रोल करते हैं जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर हम लोग जब सोचते हैं कि हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे तो हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और अपने गोल को अचीव करने में लग जाते हैं। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट प्रमोटेड बाय। प्रभावी समस्या समाधान को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। बच्चों को विचार मंथन करने और चर्चा के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन तीसरा है ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा है कई दृष्टिकोण लाने पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें पूछा है कि क्या नहीं किया जाना चाहिए, तो जो है जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि पूछा गया है क्या नहीं किया जाना चाहिए। देखिए जब भी हम लोग बच्चों को विचार करने के लिए कहते हैं या किसी टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए कहते हैं तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, और ये समस्या समाधान का एक पार्ट है कि प्रोत्साहित करना चाहिए डिस्कस करने के लिए। और अनुमान गेस नहीं कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको गेस करके हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो गेस करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित नहीं करेंगे। और तीसरा ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये बिल्कुल सही है कि हम लोग अपने नॉलेज को बढ़ाते जाएं और उस पर बच्चों को ये इंकरेज करना चाहिए करने के लिए कि अपने वो नॉलेज को बढ़ाते जाएं। कई दृष्टिकोण लाने पर
ध्यान केंद्रित करना था। हाँ, ये बात है कि किसी एक पॉइंट पर एक तरह से ना सोच करके कि हम लोग कई तरह से हम लोग को सोचना चाहिए। ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग सिर्फ एक ही नजरिए से देखते जा रहे हैं। कई लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, एक ही प्रॉब्लम के कई सारे सोल्यूशन होते हैं। तो बच्चों को किसी भी जब प्रॉब्लम आती है क्लास में बच्चों में, तो हमें उन्हें ये सिखाना चाहिए कि उन पे कई लोगों का आइडियाज ले और उस पर डिस्कस करें उस टॉपिक पे। उसके बाद जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है उस पर वो काम करें। ऑप्शन नंबर 1 सही, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें नहीं पूछा है तो जो गलत है वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिव कंसेप्शन अमंग द चिल्ड्रेन। बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का शिक्षकों द्वारा दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, शिक्षकों द्वारा अनदेखा किया जाना चाहिए, होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना है। चौथा है होना बच्चों की कम मानसिक समझ का एक निश्चित संकेत है। देखिए, बच्चों की एबिलिटी अलग है, इंटरेस्ट अलग है, और हर एक कोई कॉन्सेप्ट है तो हर बच्चा उसमें अलग तरीके से समझता है और सोचता है। तो जब बच्चा अपनी क्लास में किसी चीज को बता रहा है, किसी कॉन्सेप्ट को ले करके कि हम इस बारे में ऐसा सोचते हैं, तो उसको हम लोग डिस्करेज नहीं करना है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम लोग किसी के विचार को, किसी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करेंगे। अगर वो उस क्लास में कहता है तो हम लोग किसी और तरीके से उसको समझाने की कोशिश करेंगे, ना कि वो जो बोल रहा है उसको हम लोग डिस्करेज कर दे और डांट के बैठा दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। शिक्षकों द्वारा अनदेखा किया जाना चाहिए, जी नहीं। क्लास में जब भी कोई बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को बताता है कि वो किस तरह से किसी कॉन्सेप्ट को समझा है, तो उसको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि अनदेखा कर देंगे, नहीं। उसके बाद को हम लोग समझेंगे, फिर उसको समझने के साथ साथ उसको समझाने की कोशिश करेंगे, और जो सही आंसर है, जो सही कॉन्सेप्ट है, उसको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी एक मेथड से, एक टीचिंग मेथड से वो नहीं समझता है तो दूसरी टीचिंग मेथड हम लोग यूज करेंगे, अगर कोई टॉपिक है, उसका कोई कॉन्सेप्ट है तो। तीसरा ऑप्शन है होना न केवल बच्चों की बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मिसकंसेप्शन हो जाता है किसी टॉपिक को लेकर के, किसी बात को लेकर के। तो ये नहीं कि हम बच्चों को डिस्करेज करें, उनको डांट के बैठा दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये एक नेचुरल इंसिडेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, बच्चे की बात को समझेंगे, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है मिसकंसेप्शन होना, किसी बात पे अलग अलग राय बनना। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अलग संकल्पना बनना ये बहुत नॉर्मल सी बात है। और चौथा ऑप्शन है होना बच्चों की कम मानसिक समझ का एक निश्चित संकेत है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग अलग होना, समझना, मानसिक समझ कम है इस बात को नहीं दर्शाता है, बल्कि बच्चा किसी अलग तरीके से समझ रहा है, उसका अनुभव अलग है उस फील्ड में, इसलिए वो अलग तरीके से समझ रहा है। या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, उसका मानसिक समझ कम है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। उसकी मेंटल एबिलिटी या कम्प्रिहेंशन अलग है, ये हम लोग नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। मिसकंसेप्शन इज अ वेरी नॉर्मल थिंग दैट everybody have their own mind, their own interest and their own experience, so we can't say that is good, that is wrong or right. So option number 3 is right answer. Question number 29 है which of the following beliefs would have a negative influence on learning। कौन सी ऐसी विश्वास है या मान्यता है जो हमारे सीखने पर, लर्निंग पर एक नेगेटिव अफेक्ट डालता है। तो इसका ऑप्शन पहला है कि मैं लड़की हूँ इसलिए मैं गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और नहीं कर पाऊंगी। और दूसरा है हमारे प्रयास का नंबर लाने में महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा है अगर मैं ज्यादा पढ़ती तो मैं परीक्षा में बेहतर कर सकती थी। चौथा है अपने सीखने की सुसाधित करने के लिए मैं कैसे सीखती हूँ, मुझे इस पर मनन करने की आवश्यकता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है कि हम जब भी सीखते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे, और ज्यादा पढ़ने पर परीक्षा में बेहतर हो सकता है एग्जाम्स में। और मैं कैसे सीखती हूँ इस पर ध्यान दिया जाए। कोई भी लड़की है अगर वो कैसे सीख रही है और प्रैक्टिस कर रही है, ज्यादा पढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि वो चाहे मैथ हो चाहे साइंस, वो अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगी। ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये जो है बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट डालता है। अगर हम लोग ये सोचे कि हम लड़की हैं और हम मैथ में अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालता है हमारे दिमाग में, हमारे सोसाइटी पे, हर जगह पे। ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। और ये नकारात्मक पूछा है तो यही सही भी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, in a socio-constructivist classroom, zone of proximal development is created in children through the process of dialogue, disinterest। थर्ड ऑप्शन है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। चौथा है कंडीशनिंग। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। एक हम लोग का एक और प्रिंसिपल है, एक और थियरी है जो है कि सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम एक डेवलपमेंट का ये है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जब कोई बच्चा अपने मन से कोई काम करता है तो किस स्टेज तक, किस लेवल तक पहुंच पाता है, और उसके बाद जब कोई उसकी हेल्प कर देता है, उसके उस प्रोसेस में कोई हेल्प कर देता है, तब वो किस तरह आगे जा पाता है। तो वो जो एरिया है, जब वह बच्चा अपने मन से कर रहा है और उसके बाद जब कोई उसे समझा रहा है, उसमें हेल्प कर रहा है, तो जो निकटतम जो उसका डेवलपमेंट जितना हुआ है, वो जो एरिया है उसे हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसको कैसे, किसके द्वारा निर्मित होता है, तो इस ये संवाद द्वारा निर्मित नहीं होता है, डिसइंटरेस्ट द्वारा भी नहीं होता है। नेगेटिव पुनर्बलन का तो इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम जब किसी को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं तो वो बच्चा हतोत्साहित हो जाता है और वो अपने काम को कर नहीं पाता है, फिर तो वो जितना उसको खुद आता है वो भी नहीं कर पाएगा, तो इसमें डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। चौथा है अनुकूलन। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि हम बच्चों को समझे, उसके लर्निंग प्रोसेस को समझे, उसके बाद धीरे धीरे उसको जो भी वो काम कर रहा है उसमें हेल्प करते जाए ताकि बच्चा अपने डेवलपमेंट के पीक पॉइंट तक पहुंच जाए। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, 30 क्वेश्चन पेडागोजी के हो गए हैं। बाकी जो भी आप लोग को आगे पढ़ना होगा, आगे और क्लासेस, ईवीएस की क्लासेस और हिंदी इंग्लिश सभी सेक्शन की क्लासेस ली जाएंगी। बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा, कितना समझ में आया, कोई कमी है तो वो भी बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।